स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना, यानी शंकुरक्षी वन। तो स्टेपी एक घास का मैदान है। देखिए, स्टेपी घास का मैदान है। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होंगे उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, और जो शीतकटिबंध में होंगे उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय मैदान होते हैं उन्हें सवाना के नाम से भी जाना जाता है। सवाना अफ्रीका में पाया जाती है। देखिए, यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो स्टेपी है वो यूरोप का जो पार्ट है, यूरोप यानी पूर्वी यूरोप और रसिया, यूक्रेन वाला पार्ट, वहाँ पर स्टेपी पाई जाती है। यानी मध्य एशिया हम कह सकते हैं। जो मध्य एशिया वाला पार्ट है वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय है। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरी ये यूएसए में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका या यूएसए में पाई जाती है। सब क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वहीं यदि हम सवाना की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसे लानोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है पंपास। यहाँ पर गेहूँ सर्वाधिक होता है। यानी जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वहाँ पर रबी की खेती बहुत अच्छी होती है, जिसमें गेहूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रेरी वाला क्षेत्र है और जो पंपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूँ उत्पादन बहुत अच्छा होता है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यहाँ पर लंबी पर्वतमाला की बात कर रहा है तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। यह पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में ये ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। इसे एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। और जो रॉकी पर्वतमाला है वह उत्तरी अमेरिका में है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो जो चट्टानें होती हैं, जब उनमें दाब की वजह से उसमें जो रूपांतरण हो जाता है तो उसकी संरचना और गठन दोनों में रूपांतरण हो जाता है। संरचना उसकी बदल जाती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो गठन होता है वो भी बदल जाता है। यानी ए और बी दोनों सही होंगे। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृत पाए जाते हैं? यानी जल निर्गम छिद्र, यानी जो छिद्र, ऐसा छिद्र जिससे जल निकलता हो, यानी तो वो जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो चूना वाले क्षेत्र, यानी चूना क्षेत्र, काष्ठ क्षेत्र में पाए जाते हैं। विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? विसर्पण नदियों द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं। राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो वो पाडसाल्स। उच्च अक्षांशों में पाडसाल या पाडजाल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म के कोयले की किस्म नहीं है? यानी इसमें 4 दे रखा है और कह रहा है कि कौन कोयले की किस्म नहीं है। तो जो डोलोमाइट है वो कोयले की किस्म नहीं है, एक प्रकार की खड़िया है। डोलोमाइट अलग खनिज है। तो जो कोयले के प्रकार हैं वो एंथ्रेसाइट, जो फर्स्ट टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। फिर विटुमिनस दूसरे टाइप का होता है, दूसरा प्रकार। लिग्नाइट तीसरा, और पीट चौथा। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं जो उन कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिनस का कोयला। यानी हम कह सकते हैं कि यदि 100% कोयले की बात करें तो लगभग इसमें 90+% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव पाया जाता है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। रंध्र की एक अद्भुत घटना है। जो रंध्र हैं वो कास्ट मैदान में बनते हैं। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? यानी भू आकृति एक ऐसी कौन सी भू आकृति है जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है, भ्रंश के कारण बनती है, जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह से नीचे चली जाती है? तो वो है विभ्रंश घाटी। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसका जो सर्वाधिक भारत में मालवा का पठार, गुजरात का काठियावाड़ पठार, ये और मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो सर्वाधिक उगाई जाती है कपास उगाई जाती है, क्योंकि इसकी पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी की। और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें चिटकने पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी की उपमा दी जाती है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? वैसे ज्वालामुखी तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर सब यहाँ पर सब कहीं पाई जाती हैं, पर यहाँ पर कहला सामान्यतः कहाँ पाई जाती पर्वतमाला। यानी देखिए, जो प्रशांत महासागर है ये आपका एशिया वाला पार्ट और ये अमेरिका वाला पार्ट। ये जो प्रशांत महासागर है इसके चारों तरफ यानी स्थल और जल के मिलन पर ज्वालामुखी क्रियाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं। उसका मेन कारण है जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, उससे ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसे फायर वलय भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर को फायर वलय भी कहा जाता है। और जहाँ पर ज्वालामुखी सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं भी सर्वाधिक होती हैं। दोआब का क्या मतलब होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है, जैसे गंगा यमुना का दोआब। मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? यानी क्या कारण होता है कि मृदा में लवण ज़्यादा बनते रहते हैं और लवण बनना ही लवणीकरण कहलाता है। तो उसका मेन कारण है अधिक सिंचाई। राजस्थान में जब से वो गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, उसकी वजह से वहाँ की जो खेत हैं उनमें सिंचाई बहुत अधिक होने लगी। अधिक होने की वजह से उन खेतों में जो मिट्टी है उसमें लवणीयता का कारण बनता जा रहा है, यानी लवण की मात्रा वहाँ बढ़ती जा रही है। इसलिए अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारी बंद को क्या कहते हैं? तो तटबंध कहते हैं, क्योंकि ये नदी जो होती है वो अपना
अपने चारों तरफ मलबा जमा करती जाती है। जब वो मैदान में होती है या उसकी रफ्तार कम होती है तो वहाँ पर चारों तरफ उसके दोनों तरफ क्या बन जाते हैं, तटबंध बन जाते हैं। डेल्टा कब बनते हैं, जब नदी अवसाद लेकर समुद्र में गिरती है। तो समुद्र में धीरे धीरे गिरती है, क्योंकि जब समुद्र में गिरती है तो इसके जो अवसाद होते हैं वो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान क्या कहलाती है। यानी जो चट्टान है, यानी जो ज्वालामुखी क्रिया है, और ज्वालामुखी क्रिया हुई और ये मैग्मा, अंदर मैग्मा है, और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा के रूप में बाहर आता है और धीरे धीरे नीचे क्या हो जाता है, जम जाता है तो एक प्रकार की चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो इस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों ही आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। देखिए, जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं उसमें रवे पाए जाते हैं और वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो बाहर, यानी जब जो लावा होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद तुरंत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसे वहाँ पर बेसाल्ट चट्टान। इसीलिए कहा जाता है जो दक्कन का पठार है वहाँ पर बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, तो इतना समझना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कौन पर्वत किस महाद्वीप में है। एटना का, इटली का एटना सुने होंगे। एटना पर ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है, वो इटली में है। और इटली कहाँ है, यूरोप में है। K2 गाडविन ऑस्टिन, यह एशिया में पड़ेगा। किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। देखिए, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहले का सी है और दूसरे का ए है, तीसरे का पी है। सही आंसर इसका सी होगा। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तरुणावस्था में पूछ रहा है, तो देखिए 3 अवस्थाएं होती नदी की। एक तो तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जो तरुणावस्था होती है वो नदी तरुण होती है, एकदम जवान होती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इसीलिए वो निम्नवर्ती अपर्दन यानी निम्नवर्ती कटाव अधिक करती है, यानी घाटी को गहरे करने का काम करती है। इसीलिए देखा होगा जब उत्तराखंड जाओ या शिमला जाओ तो दूर से देखो तो 2 पहाड़ियों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में एक घाटी टाइप की बनी होती है। वो वी आकार का शेप ले लेती है, यानी वी आकार की घाटी बनी होती है। उसका मेन कारण ये है कि जो नदी होती है वहीं से ही निकलती है, तो अपने युवावस्था में होती, तरुणावस्था में होती है, वो धीरे धीरे घाटी यानी पर्वत को काटा धीरे धीरे अपनी घाटी को गहरी करती रहती। गहरीकरण से ही वो एक प्रकार से वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। तो जब नदी तरुणावस्था में होती तो घाटी को गहरा करती, जिससे वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन जैसे स्थल रूप बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होगी कैसे, तेजी से बह रही होगी, तीखी ढाल पर, बहुत कम ढलान पर और उद्गम बिंदु के निकट। यानी जब बहुत कम ढलान पर होगी तब चापाकार झील की रचना होगी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। तो जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत वो यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। ठीक है, हमारा जो यूरोप है और एशिया ये आपस में मिले हुए हैं, और यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत से काटा जाता है, यानी बांटा जाता है। यूराल पर्वत के
पश्चिम में मॉस्को है, पश्चिम में मॉस्को है, तो इसीलिए रूस को यूरोप महाद्वीप में गिना जाता है, लेकिन जो उसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप में आता है। हिमालय पर्वत ये पूर्ण रूप से एशिया में आता है। रॉकी पर्वत ये कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत ये भी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सी, यूराल पर्वत। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? कौन सी मृदा में सर्वाधिक एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं? तो हम पिछली कक्षा में भी चर्चा किए थे कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होती, वहाँ पर जो मिट्टियाँ बनती हैं वो लेटराइट प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। लेटराइट की ये विशेषता है। तो जो लेटराइट मिट्टियाँ होती हैं वो पेडाल्फर का ही एक प्रकार होती हैं, यानी पेडाल्फर का ही एक प्रकार होती हैं। तो जो पेडाल्फर मृदा होती हैं उसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में आता है? यानी संगमरमर को हम किस में क्या गिनते हैं? तो वो कायांतरित चट्टानों में गिनते हैं। संगमरमर को कायांतरित चट्टानों में गिना जाता है। जो चूना पत्थर वाली चट्टानें होती हैं और यानी जो देखिए कायांतरित क्या होती है, अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो भी कन्वर्ट होकर कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें भी दाब और तापमान की वजह से कायांतरित होकर वो भी कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, जब नदी मैदानी में प्रवेश करती है तो मोड़दार ऐसे बही, ऐसे 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 और ऐसे। तो क्या करती है नदी, जब ऐसे बहेगी तो यहाँ पर अपरदन करेगी, और यहाँ पर अपरदन करेगी तो यहाँ पर जमाव करेगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे रूप बदलता रहता है। इसको जो ये संरचना बन जाती है इसे विसर्प कहा जाता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप में है। यूरोप में है आल्प्स पर्वत। एपेनाइन पर्वत वो भी यूरोप में है। एपेनाइन पर्वत इटली में है। आल्प्स पर्वत में एक पवन चलती है, स्थानीय पवन, मैंने पिछली बार चर्चा की थी। जो फान है, फान आल्प्स पर्वत को आल्प्स पर्वत पर चढ़ती है और उत्तर की तरफ उतरती है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं? समोच्च रेखी रोधिकाएं कहलाती हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है, जो नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चट्टान बांध कहा जाता है। एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि, एक सकरी भूमि या पट्टी, एक स्थल डमरू मध्य कहलाता है। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः स्पंदन कहलाती है। भूमि में जल के रिसाव यानी जो वर्षा होती, धरातल का जो जल होता है धीरे धीरे
नीचे रिसता जाता है, इसे अंतः स्पंदन कहा जाता है। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने भी पहली चर्चा की थी, वी आकार की घाटी, कैनियन और गार्ज जैसी आकृतियाँ बनती हैं। और ये जो गोखुर झील है और ये तटबंध है, ये वृद्धावस्था में बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो भूमिगत जल प्रक्रिया का परिणाम नहीं है पूछ रहा है। तो जो फ्योर्ड है, फ्योर्ड हिमानी का उदाहरण है, हिमानी स्थलाकृति है, क्योंकि फ्योर्ड क्या होता है, ये तट होते हैं, फ्योर्ड तट होते हैं, ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं तट। और जो सिंक होल है, ये काष्ठ की एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, अपरदन के कारण बनी है। और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ये काष्ठ स्थलाकृति में निक्षेप क्रिया द्वारा बने हुए हैं। तो कहा है कि भूमिगत क्रिया का परिणाम नहीं है, तो फ्योर्ड नहीं है, सिंक होल है, स्टेलाइट और स्टेलेगमाइट दोनों है। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो सवाना की वृद्धि के लिए यानी लंबी शुष्क ऋतु वाला उप आर्द्र जलवायु। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो वायु वेग सर्वाधिक टॉर्नेडो में होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहते हैं? तो बर्फीली तूफान। देखिए, हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टॉर्नेडो में होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और समझ लें कि जो चक्रवात दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये सब चक्रवात के और प्रकार है। ये एक प्रकार से टॉर्नेडो एक तूफान है और ये चक्रवात का ही एक रूप है। जो चक्रवात होते हैं वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, मैंने बताया था, और इनकी जो परिधि होती है उच्च वायुदाब की होती है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इससे जो क्वेश्चन और बनते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी, देखिए हम बता रहे हैं कि ये हमारा ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें चक्रवात जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी उच्च वायुदाब से ऐसे चला, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्योंकि जो घड़ी तो ऐसे चलती है और ये कैसे चल रहा है, ऐसे चला, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं। वहीं अब देखिए इनके नाम, जो चक्रवात शब्द है ये बंगाल खाड़ी में, यानी जो चक्रवात आते हैं बंगाल खाड़ी में उनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और हरिकेन जब ये अमेरिका के तट के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। टाइफून जब ये चीन सागर में पहुंचते हैं, चीन के निकट, तो इन्हें टाइफून कहा जाता है। जापान सागर में इन्हें टाइफू कहा जाता है। ठीक, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर चक्रवात को विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर आते हैं विली विली। विली विली ये क्या है? चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये मैंने बताना उचित समझा कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो मतलब आए और हल हो जाए। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः
प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। देखिए जो ये वाला पार्ट है हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला पार्ट, यहाँ पर हर साल चक्रवात आते हैं जिससे बहुत जनधन की हानि होती है। ठीक है, तो इसीलिए उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश है इनको चक्रवात का सामना करना पड़ता है। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो वही टाइफून कहा जाता है, अभी मैंने बताया। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा पिछली क्लास में बताया था, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ संवहनीय वर्षा होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक तो संवहनीय वर्षा जिसमें टेम्परेचर की वजह से धरातल से संवहन किरणों की यानी संवहन किरणों से ये तापमान धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता जाता है और बादल बनते हैं, वर्षा होती है। दूसरी वर्षा मैंने बताया था चक्रवात के कारण, जब दो विभिन्न वायुराशियाँ आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ये ऊपर जाती हैं और बादल बनते हैं, वर्षा होती है। और तीसरी मैंने वर्षा बताया था पर्वतीय वर्षा, जब मानसून हवाएं जो होती हैं, आर्द्र हवाएं मतलब पर्वत से टकराती हैं, ऊपर बढ़ती हैं तो धीरे धीरे ठंडी होती जाती हैं और ये वर्षा कर जाती हैं। तो 3 प्रकार की वर्षा होती, मैंने पिछली बार क्लास में चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए पश्चिमी घाट में जैव विविधता सर्वाधिक पाने का मेन कारण ये है कि जो ये हमारा क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, यहाँ पर मानसून सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा भी होती है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ से जब मानसून टकराता है तो बहुत लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होने की वजह से जैव विविधता अधिक पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? यदि भूमध्य सागरीय जलवायु बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। इतना याद रखना है कि शीत जो है वो आर्द्र होता है, तो शुष्क ग्रीष्मकाल और शीत आर्द्र काल, बस यही आंसर सही होगा। विषुवतरेखीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु होती है क्योंकि यहाँ पर संवहनीय वर्षा पर डे होती है। विषुवतरेखीय क्षेत्र में 3 बजे के बाद बादल बनते हैं और वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं, मैंने बताया था। पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, लीबिया वाले पार्ट पे। और वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उस महाद्वीप का नाम बताएं जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। कौन सा महाद्वीप है जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? वो कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर उच्च अक्षांश नहीं पाए जाते हैं, सभी मध्य और निम्न अक्षांश ही पाए जाते हैं। यूरोप में भी उच्च अक्षांश पाया जाता है, एशिया में भी उच्च अक्षांश पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में भी उच्च अक्षांश पाए जाते हैं। इस प्रकार के वहाँ टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। पद अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध किससे है? तो एपी सेंटर का जो संबंध है वो
भूकंपों से है। ये जो भूकंप है, जब भूकंप यहाँ से चलता है तो जहाँ से चलता है उसको फोकस कहा जाता है, और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। सबसे पहले महसूस किया जाता है उस क्षेत्र को अधिकेंद्र या एपीसेंटर के नाम से जाना जाता है।